जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर में 41। आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले पिछला 8 दिन लगभग हमारी छुट्टियां रही ईद की, ऐसा ही है। इन 8 छुट्टियों में कितने स्टूडेंट्स ने बिजनेस लॉ सिर्फ 8 घंटे पढ़ा है? 8 घंटे से ज्यादा नहीं, टोटल 8 घंटे। 8 कितने स्टूडेंट्स ने 8 घंटे या उससे ज्यादा पढ़ा है? 1 2 3 4 5 6। और हाइब्रिड क्लास में हाथ उठाइए, कितने स्टूडेंट्स ने 8 घंटे या उससे ज्यादा पढ़ा है? 2। पूरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, बाकी किसी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा? क्यों? कोई बात नहीं। अब करना क्या आपने, चूंकि 8 दिन आप अगर किसी एक चीज को ना पढ़े तो भूल जाती है, ज़हन से निकल जाती है। तो उम्मीद है, खतरा है, उम्मीद नहीं है, खतरा है कि आपने जो चैप्टर्स पहले पढ़े होंगे वो आपके जहन से निकल गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, जहन से निकले हैं लेकिन वापस आ जाएंगे जैसे ही आप इसे रिवाइज करेंगे। आपने करना क्या है, आज से डेली एक चैप्टर रोज का रिवाइज करना। क्या करना है? एक चैप्टर डेली रिवाइज। जैसे आज घर जाके चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे और फिर कल क्या करेंगे? 3, फिर अगले दिन 4, 5। जब तक ये पूरा लॉ रिवाइज है, जब तक ये आप 15 तक पहुंचेंगे ये भी कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, ये बल्कि पूरा जब तक आप कंप्लीट करेंगे रिवीजन तो हमारा पूरा मर्केंटाइल लॉ जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। मेरा ख्याल है 7 लेक्चर मजीद होंगे लगभग, अंदाजन। तो वो स्टार्ट करें आज के लेक्चर। फ्रेश लेक्चर, फ्रेश चैप्टर तैयार है? ओके। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने वाला है, अटेंटिव होके। खास तौर पे आज का लेक्चर अगर आपने समझ लिया तो ये लेक्चर चैप्टर समझ आ गया। ये इस पूरे चैप्टर के अंदर आज का लेक्चर ही टेक्निकल है। थोड़ा सा अटेंटिव होके समझने की कोशिश कीजिएगा, और बल्कि हो सकता है सारा लेक्चर हम आज डिस्कस ना करें, तो जितना भी डिस्कस करेंगे आपने कोशिश करनी है इसको अंडरस्टैंड करें। स्टार्ट करें जी। ओके। टॉपिक है हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंट्रोडक्शन टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये इस चैप्टर का टाइटल क्या है? चैप्टर 14 का टाइटल क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर हमें बताएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये पता नहीं क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन हमें इनके बारे में सिखाएगा। हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी इजी एग्जांपल्स के साथ इनको सीखें, फिर स्टेप बाय स्टेप पाई कैप की एग्जांपल्स तक पहुंचेंगे। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसमें देखिए 2 लफ्ज हैं समझने वाले। एक लफ्ज है इंस्ट्रूमेंट और एक लफ्ज है निगोशिएबल। 2 चीज। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? पीस ऑफ पेपर जिसमें कोई आपका राइट क्रिएट होता है। ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसकी वजह से आपका कोई राइट क्रिएट होता है, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपके पास अगर आप कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, तो वो क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट है? यस, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, पीस ऑफ पेपर। क्या वो रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको कोई राइट दे रहा है? यस, बिल्कुल राइट। क्या आप उस बाइक को इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे चाहे लीगल पर्पस के लिए? घर के कागजात होते हैं मालिकाना हकूक के, क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल है। क्यों? कैसे इंस्ट्रूमेंट है? वो रिटर्न भी है और उस पर कोई ना कोई आपका राइट भी बन रहा है, राइट। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने लफ्ज इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिफाइन किया? थोड़ा सा इनमें चेंज किया। उन्होंने कहा ऐसा इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें आपको राइट मिलता है, लेकिन कौन सा राइट? राइट टू रिसीव मनी। ऐसा रिटर्न पेपर जिसकी वजह से आपका
राइट टू रिसीव मनी स्टैब्लिश हो रहा हो, अगर आपके पास वो पीस ऑफ पेपर है तो आपके पास राइट है, पैसे वसूल कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये इंस्ट्रूमेंट होगा। अभी मैं लफ्ज इंस्ट्रूमेंट समझा रहा हूं, निगोशिएबल नहीं समझा रहा। निगोशिएबल का मतलब अलग है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब अलग है। भैया ये स्किप हो गया, पूरा लेक्चर जो है दबा के पढ़ते रहेंगे, नहीं समझ आएगा। इंस्ट्रूमेंट किसे बोलते हैं, रिटन पीस ऑफ पेपर जिसकी 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 बेस पे आपका राइट टू रिसीव मनी स्टैब्लिश होता है, राइट टू रिसीव मनी क्रिएट हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, फिर से बताइए, इंस्ट्रूमेंट क्या है, रिटन पीस ऑफ पेपर जिसकी वजह से राइट टू रिसीव मनी क्रिएट होता है। फिर से भैया, इंस्ट्रूमेंट क्या है, रिटन पीस ऑफ पेपर, रिटन पीस ऑफ पेपर जिसकी वजह से क्या रिसीव हो रहा है, क्या 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 क्रिएट हो रहा है, राइट टू रिसीव मनी। अच्छा, क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हवाले से जो आपके पास गाड़ी के मालिकाना हकूक है, घर के मालिकाना हकूक है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में आता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सामने रखते हुए जवाब देना है। नहीं, क्यों नहीं आता? क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है हम इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उसको कहेंगे जिसमें राइट टू रिसीव मनी आए। क्या आए, राइट टू रिसीव। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझने जा रहे हैं। पहले इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज मतलब समझेंगे, फिर निगोशिएबल का मतलब समझेंगे। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, ऐसा पीस ऑफ पेपर जो अगर आपके पास है तो आपके पास राइट टू रिसीव मनी है। ऐसा पीस ऑफ पेपर जो आपके पास है, आपके पास राइट टू रिसीव मनी है, उसे बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट। सोच के बताइए, क्या चेक एक इंस्ट्रूमेंट है? हमें कैसे, क्या ये पीस ऑफ पेपर है? अगर आपके पास चेक जो प्रॉपरली फिल किया गया है, अगर आपके पास चेक है तो क्या राइट टू रिसीव मनी है? रिटर्न भी है, राइट टू रिसीव मनी भी है। क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? है। ओके, बिल्कुल ठीक बताया आपने। लेकिन ठहर जा मेरा भाई, ठहर जा। ओहो, नए रजिस्टर लेके आया, शाबाश। ईद के बाद नए सिरे से तैयारी। इजाजत हो तो एक पेज ले लूं? ओके, शाबाश शाबाश। अच्छा, तो ये भाई का नाम क्या है? मुआज। डेट क्या है? 1 जून 2026। आई मोहम्मद आसिफ विल पे मुआज ₹50 आफ्टर 7 days। साइन कर दी, ये साइन कर दिया, डेट, शाबाश। ये पीस ऑफ पेपर मैंने दे दिया। इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? आई विल पे मुआज ₹50 आफ्टर 7 days। ये पीस ऑफ पेपर साइन कर दिया, नाम लिख दिया, अपना नाम भी, इसका नाम भी लिख दिया, डेट डाल दी, टाइम लिख दिया, साइन कर दिया। क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? चेक भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। साबित करें कैसे इंस्ट्रूमेंट है? पहला रिटर्न है और दूसरा राइट टू रिसीव मनी है। शाबाश। यहाँ पे आई विल पे ₹50 की जगह पे लिख दिया आई विल गिव आईफोन। अब बताइए ये इंस्ट्रूमेंट है? क्यों, रिटर्न तो है, राइट टू रिसीव मनी नहीं है, पैसे नहीं, कुछ और दिया जा रहा है। शाबाश। तो ये बात समझ आ गई आपको? इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है? 2 चीजें सिर्फ ज़हन में रखनी है। क्या? रिटर्न हो, राइट टू रिसीव मनी। रिटर्न हो, राइट टू रिसीव मनी। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी चेक की। चेक, ये जो एग्जांपल है ना, इसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। के एक पर्सन दूसरे को वादा कर रहा है, क्या? कि भैया मैं आपको पैसे दे दूंगा हफ्ते बाद, महीने बाद। ठीक है, आम डेली लाइफ में हम एक दूसरे को वादा करते हैं ना, भैया कल आ जाना, कल पेमेंट मिल जाएगी। आइंदा जब कभी आपको कोई वादा करे, उसने आपसे कोई उधार लिया है या किसी और चीज के पैसे देने हैं और वादा करे मैं महीने बाद दे दूंगा, आपने क्या कहना है? आपने कहना है प्रोमिसरी नोट लिख दो। क्या लिख? वो कहेगा प्रोमिसरी नोट क्या होता है? आप क्या कहेंगे? ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पूछेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आपने कहना इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिटन पीस ऑफ पेपर, राइट टू रिसीव मनी। भाई बात समझ आ गई?
हम क्या समझने जा रहे हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें पहला एक लफ्ज समझ रहे हैं, कौन सा? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? रिटर्न पीस ऑफ पेपर। रिटर्न होना लाजमी है, रिटर्न होना लाजमी है। रिटर्न पीस ऑफ पेपर जिसमें राइट टू रिसीव मनी हो, राइट टू रिसीव मनी, कोई और चीज नहीं, राइट टू रिसीव। डन जी। बैंक के पास जाके कहीं मोबाइल दे दो, बैंक मोबाइल देता है क्या? उसे कहे एसी दे दो, एसी देता होगा। फर्नीचर दे दो, फर्नीचर देता होगा। उसे कहते हैं किसी कंपनी के शेयर दे दो, शेयर देता होगा। नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज देता है, क्या? पैसे। तो समझ आ गया इंस्ट्रूमेंट क्या है? ओके, चलिए, ये तो था इंस्ट्रूमेंट। अब एग्जांपल सुने निगोशिएबल की। निगोशिएबल की, अगर मैं ये कहता हूं आई विल पे ₹50 टू मुआज ओनली, सिर्फ मुआज को पैसे दूंगा, और ये भाईजान को दे दिए, मुआज भाई को। मुआज भाई को 2 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ी। मुआज भाई मेरे पास है, सर जी वो आपने हफ्ते बाद पैसे देने हैं। क्या हफ्ते बाद, क्या 2 दिन बाद? अभी पैसे दे दीजिए। मैंने कहा मेरे पास पैसे तो भी अरेंजमेंट नहीं है, पैसे तो हफ्ते बाद दूंगा। साथ दूसरा बंदा था इनका दोस्त, कहने लगा अच्छा सर पे इतबार है, भागेंगे नहीं, लेकिन जो वक्त तय हुआ है पैसे तभी मिलेंगे। तुम ऐसा करो, ये नोट मुझे दे दो, मुझे ट्रांसफर कर दो। क्या कर दो? ये प्रॉमिसरी नोट मुझे ट्रांसफर कर दो, मेरे से 50 रुपए ले लो, मैं 7 दिन गुजरने के बाद खुद ही सर से पैसे ले लूंगा। उसका दोस्त ये कह रहा है। अब मुझे बताइए, क्या ये मुआज भाई ये प्रॉमिसरी नोट या ये इंस्ट्रूमेंट इसे ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे पर्सन को या नहीं? कर सकते हैं कि नहीं, है बताइए। क्यों नहीं कर सकते? मैंने लिखा था मुआज ओनली, सिर्फ मुआज को पैसे दूंगा। साथ अगर साथ आ गया, साथ को पैसे नहीं मिलने, सिर्फ मुआज को मिलने हैं। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल हो, क्या हो? ट्रांसफरेबल, तो इसे कहते हैं निगोशिएबल। लिख ले, निगोशिएबल इज इक्वल टू ट्रांसफरेबल। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ निगोशिएबल। ट्रांसफरेबल बोले तो लगता है आम सी कोई चीज है, निगोशिएबल बोले तो कूल लगता है, थोड़ा लगता है कोई टेक्निकल चीज है, लगता है बहुत कोई लीगल मुश्किल सा कंसेप्ट है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? निगोशिएबल। देखिए, हर प्रोफेशन में ना कुछ अल्फाज होते हैं जो उस प्रोफेशन के लोगों की आदत होती है। जैसे बाय करने का मतलब भी 100% वही है जो परचेज करने का मतलब है, लेकिन अकाउंटेंट जब बोलेगा ना, उसके मुंह से लफ्ज परचेज ही निकलेगा। बाय का लफ्ज उसके मुंह से, अकाउंटेंट की पहचान है, क्या पहचान है? वो उसका परचेज बोलेगा, ठीक है। हालांकि बाय का मतलब भी वही है, बाय छोटा लफ्ज है, शायद आसान भी है, लेकिन आदत है हमारी, हमें सिखाए परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट क्रेडिट करते करते परचेजेस। उसी तरह लॉ मेकर जो है ना, लॉ मेकर्स, हालांकि ट्रांसफरेबल का मतलब भी 100% वही है जो निगोशिएबल का है, लेकिन लॉ मेकर्स को क्या क्या पसंद है? लफ्ज निगोशिएबल। तो हम भी वही इस्तेमाल करेंगे। निगोशिएबल का मतलब क्या है? ट्रांसफरेबल। तो इंस्ट्रूमेंट किसे बोलते हैं? वो पीस ऑफ पेपर, रिटन पीस ऑफ पेपर जो अगर आपके पास है, आपके पास राइट टू रिसीव मनी है, वो है हमारा क्या? इंस्ट्रूमेंट। अगर वो इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता हो तो उसे क्या बोलेंगे? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, मैंने लिखा था, अब जरा वेरिएशन लेके आऊं सिचुएशन में। मैंने लिखा था, चले आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिखा था आई विल पे, अब ये आई कैप की एग्जांपल को जहन में रख के आपके सामने रख रहा हूं, ताकि साथ साथ बैक एंड पे आई कैप के जो केस स्टडीज है उनके साथ भी लिंक होता जाए। आई विल, सिंपल रखते हैं एग्जांपल को, पे ₹1000 टू, ये जगह मैं खाली छोड़ रहा हूं, आफ्टर 7 days, नीचे डेट शेट लिख दी, साइन सुन कर दी। अगर मैं लिखता हूं आई विल 10,000 टू मुआज ओनली, क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट तो है, निगोशिएबल नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने ट्रांसफरेबिलिटी खींच ली, रुख खींच ली ट्रांसफर होने की,
पावर खींच ली इस इंस्ट्रूमेंट से। किस लफ्ज की वजह से पावर खींच ली? ओनली की वजह से। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं आई विल पे रुपीज 1000 टू, आपने कभी कितने स्टूडेंट्स ने चेक देखा नहीं है? कभी कभी चेक नहीं, कितने स्टूडेंट ने चेक देखा है? देखा है, शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चेक के ऊपर लिखा होता है पे डैश, आगे क्या लिखा होता है? और बेयरर, बेयरर। तो अगर मैं ये लिख, बेयरर का मतलब क्या है? होल्डर, जो चेक होल्ड कर रहा है। बेयरर का मतलब है ना जो चीज होल्ड कर रहा हो, ठीक है। बेयरर का मतलब क्या है? एक बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, पेयर ऑफ वर्ड पढ़े है ना, बर्दाश्त करना। एक होता है बेयरर, कौन? होल्ड करने वाला, कोई चीज को होल्ड करने वाला। होल्डर या बेयरर एक ही बात है। अगर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, जरा गौर से सुनिए। ये है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कैसे इंस्ट्रूमेंट है? रिटन पीस ऑफ पेपर। समझ नहीं आ रही आपको? सर दर्द हो रहा होगा, ऐसे सर ना पकड़े, मुझे ऐसे लगता है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे बिल्कुल अटेंड, समझ ना भी आ रहा ना, उस्ताद के सामने ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे गर्दन लाते रहे, ऐसे हल्के हल्के गर्दन, खास तौर पे फ्रंट वाले, ताकि उस्ताद को लगे समझ आ रही है। आई विल पे रुपीज 1000 टू बेयरर। क्या लिख दिया मैंने? बेयरर। बेयरर का मतलब क्या है? होल्डर। यानी ये इंस्ट्रूमेंट मैं जिसके पास भी होगा उसको मैं 1000 रुपया दूंगा। कब दूंगा? 7 दिन के बाद। अब ये इंस्ट्रूमेंट मैंने पकड़ के, ये इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर अब की बार क्या लिखा हुआ है? टू बेयरर। ये मैंने मुआज भाई को दे दिया। मुआज भाई मुझे बताइए, इंस्ट्रूमेंट तो है कैसे इंस्ट्रूमेंट है? रिटर्न है, राइट टू रिसीव मनी है, क्या ट्रांसफरेबल है? सॉरी, निगोशिएबल है कि नहीं? क्या ये इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? निगोशिएशन करके दिखाओ। ये इंस्ट्रूमेंट उन भाईजान को दे दें, ये ले। अब मुआज भाई ने ये साद को दे दिया, 7 हफ्ते बाद मेरे पास आएगा 1000 रुपया, मैं उसे दूंगा कि नहीं? क्यों? मैंने तो इंस्ट्रूमेंट मुआज को दिया था। हाँ, ये पेएबल टू बेयरर है। यानी ये किसको पे होगा? जब मैंने मुआज ओनली लिखा था तो इंस्ट्रूमेंट किसको पेएबल था? सिर्फ मुआज को। अब मैंने क्या लिखा है? पेएबल टू बेयरर का मतलब क्या है? जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट हुआ उसको पेएबल है। जो भी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हुआ उसको पेएबल है। जो भी बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हुआ उसको पेएबल। अब साद को छोड़े, वो बाद में आगे असलम को, असलम बकर को, बकर करीम को, जिसको भी ट्रांसफर करते जाएंगे इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट होता जाएगा। यह है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? ऐसा रिटन पीस ऑफ पेपर जिसमें राइट टू रिसीव मनी है और जो ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। भाई बात समझ आए? आपको लग रहा था छोटी सी डेफिनेशन है, इसके अंदर से कंसेप्ट निकलना है। फिर से क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ऐसा पीस ऑफ पेपर जो कि रिटन है, जिसमें राइट टू रिसीव मनी क्रिएट होता है और जो क्या है? ट्रांसफरेबल। रिटर्न मनी ट्रांसफरेबल, रिटर्न मनी ट्रांसफरेबल। ये 3 अल्फाज आपकी डेफिनेशन में हैं तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है, वरना जो मर्जी लिख लें, डेफिनेशन कंप्लीट नहीं। बताइए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात समझ आई? इसकी एग्जांपल्स कितनी है? 2 बड़ी एग्जांपल अभी बता रहा हूं, 3 लिखी हुई है, तीसरी फिर कभी बताऊंगा। 3 टोटल कितने? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। कॉमन क्या? जो चेक होता है वो क्या? वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक क्या बिल, सॉरी, क्या चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? क्या रिटर्न है? क्या राइट टू रिसीव मनी है? ट्रांसफरेबल है? निगोशिएबल है? एक पर्सन के पास हो वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। वालिद साहब ने चेक लिखा, बेटा जाके कैश करवा सकता है। बेटे ने अपने दोस्त को कह दिया, वो जाके कैश करवा सकता है। बिल्कुल करवा सकता है, जिसके पास भी वो रिटर्न पीस ऑफ पेपर होगा। बेटा अगर वो ऑफिशियल बैंक की तरफ से है तो उसे कहेंगे चेक, और अगर वो किसी इंडिविजुअल ने इशू किया है, मैं अगर कहता हूं मैं हफ्ते बाद 1000 रुपया दूंगा, अब इसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। प्रॉमिस नोट क्या है? रिटर्न पीस ऑफ पेपर जिसमें एक पर्सन दूसरे को वादा कर रहा है कि वो
उसे कुछ टाइम के बाद, मुकर्रर मुद्दत के बाद पैसे अदा करेगा। तो दोनों एग्जांपल समझ आ गई, प्रॉमिसरी नोट की भी समझ आ गई, चेक की भी समझ आ गई, बिल ऑफ एक्सचेंज की समझ तो नहीं ना आई, समझाया ही नहीं, लेकिन याद कर लेना है। तो मुझे बताइए अभी तक की सारी डिस्कशन में क्या आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई? क्या उसकी 3 एग्जांपल याद कर ली हमने, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक? और क्या प्रॉमिसरी नोट और चेक ये समझ आ गई इसकी वर्किंग क्या है? पक्की बात, चेक बैंक की जो देगा पैसे, प्रॉमिसरी नोट जो इंडिविजुअल पार्टीज एक दूसरे के साथ डील करते हैं, ठीक। अब चूंकि जी जी पूछिए क्या सवाल है? अच्छा, यानी आप कह रही है मजीद एग्जांपल? अभी ले मजीद एग्जांपल। उन्होंने कहा सर ये तो सिर्फ बेरर क्या क्या आप आगे निकल गए, इसमें अगर सिर्फ मुआज लिखा हो तो क्या होगा? अभी सुन लें। अब आपने मुझे बताना है कि ये निगोशिएबल होगा कि नहीं। आपके सामने मुख्तलिफ वैरायटी रख रहा हूं मैं। मुआज ओनली निगोशिएबल नहीं था, बेरर निगोशिएबल है। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा? अब मैंने लिखा पे ₹1000 टू मुआज आर बेरर। निगोशिएबल है या नहीं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है निगोशिएबल? कितनों का ख्याल है नहीं है? शाबाश, निगोशिएबल है। क्यों है? आर बेरर लिखा, यानी मुआज को दो, या यानी मेरे पास हफ्ते बाद मुआज आया उसको भी पैसे मिल जाएंगे, मुआज के अलावा कोई पर्सन आया उसको भी पैसे मिल जाएंगे। मुआज आर बेरर ये भी निगोशिएबल है। अच्छा, ये कैसे निगोशिएट होगा भला? कैसे ट्रांसफर होगा एक से दूसरे बंदे को? जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेरर लिखा हो उसे कहते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या लिखा हो उसे क्या बोलते हैं? जो बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है ना, यानी जिसके ऊपर लिखा हुआ पेएबल टू बेरर, उसको ट्रांसफर करने का तरीका बहुत आसान है। क्या? जेब से निकाल के दूसरे को दे दो, ट्रांसफर हो गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 2 बड़ी टाइप्स हैं, एक है बेरर इंस्ट्रूमेंट और एक है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल हो रही है ना डिस्कशन, मैं तो आगे निकल रहा था, आपने खुद ही सवाल पूछा। मैं बताया पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन तो पक्की है ना? अगर मैंने लिखा हो पेएबल टू मुआज ओनली, निगोशिएबल नहीं है। पेएबल टू बेरर, पेएबल टू मुआज और बेरर निगोशिएबल है। पेएबल टू मुआज सिर्फ ये लिखा हो, गैस करें कितने स्टूडेंट का ख्याल है निगोशिएबल है? कितनों का ख्याल है नहीं है? तकरीबन बराबर बराबर है। ये निगोशिएबल है लेकिन एक शर्त पे कि मुआज इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किसी और का नाम लिख दे, जैसे असलम, और अपने साइन कर दे। क्या करे? नहीं बात समझ आई ना? क्योंकि आप समझ रहे हैं पेएबल टू मुआज और पेएबल टू मुआज ओनली एक ही चीज है, हालांकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। पेएबल टू मुआज ओनली का मतलब पता है क्या है? भैया मैं पैसे सिर्फ मुआज को दूंगा और किसी को नहीं देने। लेकिन पेएबल टू मुआज का मतलब पता है क्या है? मैं पैसे मुआज को दूंगा या जिसको मुआज कहेगा उसको दूंगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि होता किसी के नाम पे लेकिन वो बंदा नहीं आ पाता, वो अपने किसी असिस्टेंट को भेज देता है। अपने किसी, मैंने साथ वाली दुकान से चीजें खरीदी, उसको प्रॉमिसरी नोट दिया, आई विल पे यू ₹10,000 1 तारीख को जब तनख्वाह मिलेगी। 1 तारीख को दुकान वाला खुद नहीं आया, अपने किसी एम्प्लॉय को भेज दिया। क्या मुझे उसको पेमेंट कर देनी चाहिए कि नहीं? हाँ, मैं देखूंगा अगर तो उस दुकानदार ने उसे अप्रूव किया हुआ है उसका नाम लिख के, तो फिर पेमेंट कर दूंगा, वरना नहीं। तो यहां पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रही है बात, इसलिए रुक के मजीद एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। मुझे बताइए
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझने जा रहे हैं हम। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? रिटर्न पीस ऑफ पेपर जिसमें राइट टू रिसीव मनी है। निगोशिएबल का मतलब क्या है? ट्रांसफरेबल। अब हम निगोशिएबल को फर्दर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल। तो एक इंस्ट्रूमेंट क्या एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगला सवाल, कैसे हो सकता है ट्रांसफर? ये डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट बेरर है कि ऑर्डर है। किस पे डिपेंड करता है? निगोशिएट होगा कैसे? दो तरीके हैं। अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जिस पे लफ्ज बेरर लिखा होता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जिस पे सिर्फ नाम लिखा होगा या नाम और ऑर्डर लिखा होगा, वो होगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही, बिल्कुल शाबाश, कोई बात, ये नेचुरल है, ये होना ही था कि समझ ना आती। लेकिन अब एग्जांपल्स आपके सामने। आई विल पे, 3 एग्जांपल रखें। आई विल पे टू, किसको? बेरर। निगोशिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता? आई विल पे टू आजम आर बेरर। निगोशिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। आई विल पे टू आजम आर ऑर्डर। इसका मतलब समझे। पेबल टू बेरर का मतलब क्या है? जो जिसके पास में इंस्ट्रूमेंट हुआ उसको पैसे दूंगा। जो भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट लेके आया मैं उसको पैसे दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं? जो भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट लेके आया उसको पैसे दूंगा। बेरर। पेबल टू आजम आर बेरर का मतलब क्या है? कि मैं कह रहा हूं कि मैं आजम को या जो भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट लेके आया उसे पैसे दूंगा। जब आप बेरर लिख देते हैं ना तो फिर आजम लिखने की जरूरत नहीं होती। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना अंडरस्टूड होता है क्या? कि जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट लेके आया, इंस्ट्रूमेंट के बगैर पैसे नहीं देने, ये ज़हन में रखिएगा। आजम और ऑर्डर का मतलब क्या है? मतलब समझे इसका मतलब। मैं कह रहा हूं मैं आजम को पैसे दूंगा या आजम ने जिसको ऑर्डर किया, आजम के हुक्म पे, आजम ने जिसका हुक्म दिया उसको पैसे दूंगा। आजम और ऑर्डर का मतलब क्या है? या तो आजम को पैसे दूंगा या आजम ने जिसको ऑर्डर किया उसको पैसे दूंगा। आजम आर बेरर का मतलब क्या है? या तो आजम को पैसे दूंगा या जो भी आ गया उसको पैसे दूंगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट लेके आ गया। आजम आर बेरर का मतलब क्या है भैया? आजम आर बेरर का मतलब क्या है? या तो आजम को पैसे दूंगा या जो भी इंस्ट्रूमेंट लेके आए उसे पैसे दूंगा। आजम आर ऑर्डर का मतलब क्या है? या तो आजम को पैसे दूंगा या जिसको आजम ने कहा। आजम अगर ना आ सका, उसने किसी और को भेज दिया, तो आजम के ऑर्डर पे उसको भी पैसे दूंगा। अभी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ ये भी निगोशिएबल है, ये भी निगोशिएबल है, लेकिन दोनों का निगोशिएशन का मेथड डिफरेंट है। ये आजम को मैंने दिया, आजम ने अगर आगे इसको निगोशिएट करना है ये, तो क्या करेगा आजम? सिर्फ दूसरे बंदे को फिजिकली हैंड ओवर कर देगा। क्या करेगा? निगोशिएशन होगी। डिलीवरी कर देगा। क्या करेगा? डिलीवरी कर देगा। डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे बंदे के पास पहुंचना, इसे कहते हैं डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आजम बेरर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होता है? फिजिकली एक से दूसरे को हैंड ओवर करने से। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी निगोशिएट हो सकता है। अब आजम उस दिन खुद नहीं आ सका, उसे कोई काम पड़ गया, उसे अपने किसी अजीज रिश्तेदार की शादी में जाना, और वो आजम अपनी जगह पे सलीम को भेजना चाह रहा है।
अपने दोस्त को। अब आजम को क्या करना पड़ा? क्या आजम निगोशिएट कर सकता है? एडवाइस करे आजम को, कर सकता है? आजम ने सीधा सीधा सलीम को इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब सलीम मेरे पास आया, मैंने सलीम को बांध दिया। सलीम को मैंने क्यों बांधा? सलीम को मैंने कहा या तो तुम कोई चोर हो जिसने आजम से चुराया है ये इंस्ट्रूमेंट, या तुम्हें कहीं से ये गुम हुआ मिला है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें आजम ने दिया होता ना तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आजम ने उसके ऊपर ऑर्डर लगाया होता। क्या लगाया होता ऑर्डर? कि सलीम को दो, सलीम का नाम लिख के साइन किए होते। तो भैया ये साइन, या तो सच से बताओ तुम चोर हो कि तुम्हें ये गुम हुआ मिला है? वो कहने लगा सर जी बात सही है, मुझे गुम हुआ मिला था, बस अब गलती हो गई, अब मैं वापस उसको देने जा रहा हूं। दे दिया, वापस चला गया। अब अगर आजम ने सलीम को वाकई ऑथोराइज करके भेजना है, आजम को क्या करना चाहिए? आजम आगे लिखेगा नाम, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या लिखेगा? सलीम, और आगे साइन करेगा। कौन साइन करेगा? सलीम करेगा कि आजम करेगा? आजम अपने साइन करेगा कि सलीम क्या करेगा? अपने साइन करेगा। इसका मतलब क्या है? आजम का जो राइट टू रिसीव मनी था, आजम ने ये राइट सलीम को ट्रांसफर कर दिया है ऑथोराइज तरीके से। भाई बात समझ आ रही है? इस साइन करना कब जरूरी है? जब इंस्ट्रूमेंट बेरर हो कि जब ऑर्डर हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें राइट टू रिसीव मनी है, रिटर्न पीस ऑफ पेपर है, राइट टू रिसीव मनी है, और जो ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और ये कैसे ट्रांसफरेबल है? ये बड़ा इजीली ट्रांसफरेबल है। इसके दो तरीके हैं। देखिए, आप वैसे तो आपका कोई भी राइट है ना, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके नाम पे गाड़ी है, क्या आप ये गाड़ी का राइट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो है ट्रांसफर डिफिकल्ट। वो डिफिकल्ट कैसे है? वो मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ऑफिस में जाना पड़ता है, वहां जाके डॉक्यूमेंट्स होती हैं, साइन करवा के अंगूठे शूठे लगा के फिर ट्रांसफर होता है। इजी हो जाता है, लेकिन इजी ट्रांसफर नहीं है। घर है आपका, क्या किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं? वो भी ट्रांसफरेबल है, लेकिन वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पे साइन स्टैम्प करके अंगूठे शूठे लगा के वेरिफिकेशन करा के फिर ट्रांसफर होता है। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी ट्रांसफरेबल है, लेकिन इसमें खास बात क्या है जो बाकियों में नहीं है? इजीली ट्रांसफरेबल। भाई कितना इजीली ट्रांसफरेबल? बहुत ही, दो तरीके हैं, दोनों ही आसान। पहला तरीका क्या है? अगर इंस्ट्रूमेंट बेरर हो, अगर इंस्ट्रूमेंट बेरर हो तो कैसे ट्रांसफर हो सकता है? फिजिकली हैंडओवर कर दो। इसको फिजिकली हैंडओवर करने को होता है डिलीवरी कर दो, डिलीवरी कर दी, ट्रांसफर हो गया। बेरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एक नहीं दो चीजें लगती है। बेरर इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ एक चीज लगेगी, क्या? डिलीवरी। सिर्फ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है, दो चीजें लगेंगी, क्या क्या? डिलीवरी भी और साइन भी। दोनों काम, साइन प्लस डिलीवरी। बेरर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा? मेयर डिलीवरी, बस डिलीवरी करने से। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कब ट्रांसफर होगा? साइन प्लस डिलीवरी। अच्छा, ट्रांसफर करना कोई मुझे इतना कूल नहीं लग रहा, तो इसकी बजाय मैं लफ्ज निगोशिएट बोल लूं, आपको कोई मसला तो नहीं है? आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कंसेप्ट मुश्किल हो गया? और साइन करना भी मुझे कोई इतना कूल नहीं लग रहा, इसकी बजाय कोई एक टेक्निकल वर्ड बोल लूं, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट। साइन, आइंदा मैं ये नहीं बोलूंगा साइन किया, बल्कि क्या बोलूंगा? इंडोर्स किया। चलेगा? इंडोर्समेंट का मतलब साइन, और निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफरेबल। ठीक है, फिर से भूल गया सारा कुछ। भाई कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, नए नए अल्फाज आ रहे हैं, जहन में बैठते बैठते टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? रिटन पीस ऑफ पेपर
राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बात समझ आए, इसमें कोई साइंस तो नहीं है। ओके, अब अगला सवाल, भाई ट्रांसफर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? दो तरीके हैं, बेयर इंस्ट्रूमेंट का तरीका कुछ और है, ऑर्डर का ट्रांसफर है, दोनों ही आसान। बेयर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होगा, सॉरी बेयर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा? डिलीवरी से। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। शाबाश, ये एंडोर्समेंट अच्छा लगा मुझे, फिर से बताइए। बेयर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा? आप समझ, आस्ते आस्ते टेक्निकल वर्ड ऐड कर रहा हूं। बेयर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा? मेयर सिर्फ डिलीवरी से बस। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। एंडोर्समेंट बोले तो साइन करना, साइन पर। भाई बात समझ आ गई? अब मेरा सवाल, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई इंस्ट्रूमेंट बेयर है कि ऑर्डर है? भाई ये पहचानेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ना कि साइन करने हैं कि सिर्फ डिलीवरी कर देनी है। ये कैसे पहचानेंगे? अल्फाज से। अल्फाज से। ये जो पहले अल्फाज लिखे हैं, बताए ये बेयर इंस्ट्रूमेंट है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? ये बेयर इंस्ट्रूमेंट क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? बेयर इंस्ट्रूमेंट क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? ऑर्डर। अच्छा, मुश्किल एग्जांपल, पेएबल टू आजम, ये बताइए। बेरर के ऑर्डर? ऑर्डर, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आजम या जिसको आजम कहेगा उसको, यानी सिर्फ आजम लिखा हो तो अंडरस्टूड है इसके साथ आर ऑर्डर भी है, यानी आजम इसको निगोशिएट कर सकता है। लेकिन खतरनाक चीज क्या? पेएबल टू आजम ओनली लिखा हुआ ना, इसका मतलब है मैंने खास तौर पे कह दिया भैया सिर्फ और सिर्फ आजम, आगे किसी को नहीं। पेएबल टू आजम और पेएबल टू आजम ओनली में जमीन आसमान का फर्क है। पेएबल टू आजम और पेएबल टू आजम ओनली में जमीन आसमान क्या फर्क है? आजम ओनली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, ये निगोशिएट हो ही नहीं सकता। आजम ओनली निगोशिएट नहीं हो सकता। आजम ओनली निगोशिएट, हाँ, पेएबल टू आजम निगोशिएट हो सकता है। कैसे हो? क्योंकि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, कैटेगरी से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी से निकल गया, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कौन सा? ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर? ये बेयर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होता है? डिलीवरी से। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होता है? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। भाई बात समझ आई? नहीं आई? फिर नहीं, एक दफा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? रिटन पीस ऑफ पेपर, राइट टू रिसीव मनी, ट्रांसफरेबल। शाबाश। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक है एग्जाम्पल, एक है टाइप। एग्जाम्पल्स कितनी है? 3। कौन कौन सी? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। ठीक है, अच्छा, और इसकी टाइप्स कितनी है? 2 बड़ी टाइप्स हैं। क्या टाइप? बेयर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेयर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो किसी को भी पेएबल है। बेयर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जिसके पास है उसी का है, जिसके पास है उसी का है। बेयर का मतलब ये। ऑर्डर का मतलब क्या है? किसको पेएबल है? बेयर इंस्ट्रूमेंट किसको पेएबल है? जो भी इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसको पेएबल है? जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसका। बेयर इंस्ट्रूमेंट किसको पेएबल है? जो भी होल्ड कर रहा है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसको पेएबल है? जिसका नाम लिखा है, जिसका नाम लिखा। ठीक है जी, क्लियर? भाई आप ये चेयर, ये बेंच पे बैठे हैं, किसी पे आपका नाम लिखा है तो इसका मतलब है कल को कोई दूसरा स्टूडेंट भी आके बैठ सकता है। जो बैठ गया वो सीट उसी की होगी, जो जिस दिन बैठ गया वो चीज। लेकिन कुछ जगहों पे नाम भी लिखे होते हैं। कभी ना सरकारी अस्पतालों में वहां पे
गाड़ी पार्क करने की जगह डॉक्टर का नाम लिखा होता है, ये इस डॉक्टर की जगह। इसका मतलब क्या है, क्या कोई भी वहां पे जाके पार्किंग कर सकता है? वो सिर्फ उसी की है, या जिसको वो इजाजत देगा वो पार्क करेगा, उसका कोई मेहमान आ गया था, वरना। तो भैया समझ आ गया इंस्ट्रूमेंट की दो टाइप्स, बेयर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेयर इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? जो जिसके पास है उसी का है, वो कोई भी आ गया तो हम उसे पैसे देंगे। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? कि जिसका नाम लिखा होगा। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसको पेबल है? जिसका नाम लिखा होगा उसको, या अगर उसने ऑर्डर किया किसी और को तो उसको पेबल होगा। डन। बेयर इंस्ट्रूमेंट क्या निगोशिएट हो सकता है? कैसे? डिलीवरी से। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या निगोशिएट हो सकता है? कैसे? इंडोर्समेंट। बस इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? बस ये अहम, सबसे अहम चीजें तो आपने पूछ। नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं, मुझे बताइए क्या ये वाला पहले वाला कंसेप्ट समझ आ गया आपको? पढ़ के देख, एक एक चीज समझ आ गई। ओके, अच्छा ये दूसरे वाला समझ आ गया? निगोशिएशन किसे कहते हैं? निगोशिएशन है ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट राइट, यानी राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर करना। निगोशिएशन का मतलब क्या है? कि राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर करना। निगोशिएशन के कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट हो तो निगोशिएशन कैसे होगी? सिर्फ डिलीवरी से। और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो निगोशिएशन कैसे होगी? भाई ये बात समझ आ गई? निगोशिएशन का मतलब क्या है? राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर करना। क्या करना? किसी और को ट्रांसफर करना। दो मेथड डन। चले आगे चलते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोई? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सुन ले। टाइप, आपने कॉस्ट काउंटिंग पढ़ी है? नहीं पढ़ी। फाइनेंशियल काउंटिंग पढ़ी है? काउंटिंग पढ़ी है। उसमें बताते हैं कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स। एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। पढ़े भैया? रिवाइज करें, आपका सबक सुनता हूं मैं। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। वेरिएबल जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। ओके, अच्छा एक और भी कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये सुना हुआ आपने? हैं? तो जिस दिन आपके टीचर ने मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट पढ़ाया उस दिन आपने शोर नहीं मचाया कि सर आप तो पहले तो बताया था कॉस्ट वेरिएबल होती है और फिक्स होती है, अब बता रहे हैं कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है और ऑपरेटिंग यानी सेलिंग एडमिन होती है, तो कॉस्ट असल में होती क्या है? तो आपके उस्ताद पूछते भी ना, उस्ताद कहता भैया ये क्लासिफिकेशन का डिफरेंट मेथड है। फिक्स और वेरिएबल और तरीका है क्लासिफाई करने का, ऑपरेटिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और तरीका है। आगे चल के आप पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट और तरीका है, और भी बहुत से तरीके हैं कॉस्ट को क्लासिफाई करने के। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट को जितना डिटेल में पढ़ते हैं ना, उसकी उतनी टाइप्स बढ़ती जाती है। आम बंदे के लिए एसी बस एसी है, लेकिन दुकानदार के पास जाए वो कहेगा इन्वर्टर वाला चाहिए कि रेगुलर वाला चाहिए। भाई 1 टन का चाहिए कि हम कहेंगे इन्वर्टर, फिर कहेगा 1 टन का चाहिए, 1.5 टन का चाहिए, स्प्लिट चाहिए। हाँ शाबाश, ये टाइप्स जिस भी सेक्टर के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर घुसते जाए ना, टाइप्स बढ़ती जाती है जितना। तो यहां पे भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई एक टाइप नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई करने की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक टाइप कौन सी है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की? बेयरर या ऑर्डर। बेयरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो पेएबल टू बेयरर हो, यानी जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पेमेंट करनी है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? ये एक टाइप है, ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप यही है। एक और टाइप भी है इंस्ट्रूमेंट की, वो क्या है? डिमांड और टाइम। यानी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप लिखते हैं मैं 30 दिन बाद पेमेंट करूंगा, 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मैं 14 अगस्त को पेमेंट करूंगा, तो ये क्या होगा? टाइम इंस्ट्रूमेंट।
और अगर आपने लिख दिया भैया जब भी आप कहेंगे फौरी पेमेंट करूंगा, तो ये क्या होगा? अगर मैं लिखता हूं आई विल पे ₹1000 टू साद ऑन डिमांड, इसका मतलब पता क्या है? अगर यह साल पैसे नहीं मांगता तो मैं साल पेमेंट नहीं करता, लेकिन अगर ये अगले ही घंटे आ गया मेरे पास, सर पैसे दे, तो मैं उसे पैसे देने का पाबंद हूं, ऑन डिमांड। और अगर मैंने टाइम मेंशन कर दिया इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो वो क्या होगा? फिक्स टाइम पे देना पड़ेगा, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट पहली बुझे, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट मास को दिया, अब मुझे रात को नींद ही नहीं आती, मैं हर रोज रात को बैठा सोच रहा होता हूं, डर रहा होता हूं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया मैंने? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। मैं क्यों परेशान हूं भला? कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो याद रखें, बेरर या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ताल्लुक है पेमेंट किसको करनी है, पेमेंट किसको करनी है। डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट का ताल्लुक है पेमेंट कब करनी है, कब करनी है। अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो किसी को भी, जो भी आ गया उसको पेमेंट करनी है, तो कौन सा है? बेरर इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जिसका नाम लिखा हुआ उसी को पेमेंट करनी है, ऑर्डर। यह है बेरर ऑर्डर। एक टाइप, एक और टाइप भी है, वो क्या है? यह था पेमेंट किसको करनी है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पेमेंट किसको करनी है। अब क्लासिफिकेशन कौन सी आने वाली है? बेस्ड ऑन पेमेंट कब करनी है। अगर मैंने लिखा भाई पेमेंट साल बाद करनी है, टाइम 3 महीने बाद, 14 अगस्त को, 20 सितंबर को, टाइम। और अगर लिखा हो ऑन डिमांड, ऑन डिमांड, बात समझ रहे? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, किसको पेमेंट करनी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन सी? ऑर्डर। कब पेमेंट करनी है? टाइम ऑर्डर। कहां पेमेंट करनी है? इंग्लैंड या पाकिस्तान में करनी है तो इंग्लैंड, और यूएसए में करनी है तो। वे टाइप समझ आ गई? फिर से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन से शुरू हो जाएं। भाई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है? राइट टू रिसीव मनी, रिटन डॉक्यूमेंट, राइट टू रिसीव मनी, ट्रांसफरेबल है। ठीक है जी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कितनी टाइप्स हैं? बहुत सी टाइप्स। कौन कौन सी? बेरर ऑर्डर एक टाइप, डिमांड और टाइम दूसरी टाइप, इनलैंड फॉरेन तीसरी टाइप। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। पहली टाइप बेरर ऑर्डर, इसका ताल्लुक किस बात से है? पेमेंट किसको करनी है। डिमांड और टाइम का ताल्लुक किससे है? कब करनी है। और इनलैंड फॉरेन पेमेंट कहां करनी है। क्या अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है तो वो निगोशिएट हो सकता है? यस, ओनली ना लिखा हो सकता है। कैसे होगा इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट? कैसे होगा निगोशिएट, कैसे ट्रांसफर होगा? बताएं शाबाश। इट डिपेंड्स कि बेरर इंस्ट्रूमेंट है या बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे निगोशिएट होगा? डिलीवरी से। शाबाश शाबाश। और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे ट्रांसफर होगा? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। शाबाश, बेहतरीन हो गया। चले, अच्छा मुझे बताइए, क्या ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन है यानी ट्रांसफर है, ये इजी है कि डिफिकल्ट है? यानी आसानी से हो सकता है? इसको 10 सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने? घर के कागजात किसी को ट्रांसफर करवाने हो ना, 3-4 महीने भी लग जाते हैं, महीना भी लग जाए, हफ्ते में भी एजेंट करवा देते हैं। गाड़ी ट्रांसफर करानी हो उसमें भी कई दिन लग जाएंगे। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होगा? यूं चुटकियों में। जैसे कहना भाई 3 दफा चुटकी बजा, तीसरी दफा से पहले इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो चुका होगा। कैसे? अगर तो बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो पहली चुटकी में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या है? फौरन दे दिया दूसरे को, ट्रांसफर हो गया। और अगर ऑर्डर है तो सिग्नेचर करके नाम लिखा, ट्रांसफर हो गया। भैया आसान है कि नहीं? इसीलिए इजीली ट्रांसफरेबल। दुनिया में और भी चीजें ट्रांसफरेबल हैं, निगोशिएबल हैं, और भी चीजें हैं, लेकिन
ये शायद सबसे आसान है चीज जो ट्रांसफर हो सकती है। डन जी, इसीलिए इजी ट्रांसफरेबल कहते हैं। डन। तीसरी चीज, होल्डर्स क्लियर टाइटल। अच्छा, ये एक बड़ा कानूनी नुक्ता है, कानूनी नुक्ता है। होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। इसका कानूनी नाम क्या है मुश्किल सा? होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जजमेंट क्या कहती है? मैंने एक कैलकुलेटर किया चोरी, ये किताब है, ये इजाजत है किताब? अच्छा, आपकी नहीं, इसलिए इजाजत दे दी, शाबाश। चलें, जिसके भी नहीं, ये भाई की किताब। ये भाई जरा उधर देखो, उधर वो देखो, क्या उधर देखो, चिड़िया, वो चिड़िया देख। ये किताब कर ली चोरी। अब मेरा टाइटल इसका गुड टाइटल है, यानी मैं इसका ट्रू ओनर हूं कि डिफेक्टिव ओनर हूं? बल्कि डिफेक्टिव ओनर कहना भी गलत है, मैं ओनर हूं ही नहीं असल में, और अगर हूं भी तो 2 नंबर ओनर हूं, फेक ओनर हूं। तो ये क्या हुआ, मेरा टाइटल गुड टाइटल है कि डिफेक्टिव टाइटल है? डिफेक्टिव टाइटल। ये भाईजान इनोसेंट बायर है, इनको कुछ नहीं पता। मैंने कहा भैया 100 रुपए की किताब खरीदोगे? उन्होंने कहा सस्ती किताब खरीदूंगा। मैंने 100 रुपया लिया, किताब इनको दे दी। देखिए कानूनी नुक्ता है, चाहे लेक्चर इस पॉइंट पे समझ खत्म हो जाए, आपने लेकिन इसका जवाब सोच समझ के देना है। 100 रुपया लेके मैं निकल गया, मेरा टाइटल डिफेक्टिव था। बताइए क्या ये जो इनोसेंट बायर है, जिसको नहीं पता कि ये चोरी का है, इसका टाइटल गुड है कि डिफेक्टिव है? आपको एक कानूनी नुक्ता बता दूं, कानून असल में लॉ ये कहता है, जो अमूमी लॉ है वो ये कहता है कि जो बंदा खुद किसी चीज का ओनर नहीं है वो आगे उसको सेल, यानी अगर मेरा राइट डिफेक्टिव है, क्या मेरा मेरा टाइटल डिफेक्टिव है, तो मैं आगे गुड टाइटल नहीं दे सकता। लॉ ये कहता है। उसके हिसाब से इसके पास भी क्या है, टाइटल डिफेक्टिव, ये भी ट्रू ओनर नहीं है। यानी जब ये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और ये किताब मिलेगी तो ये पुलिस किसको देगी, अदालत किसको देगी ये किताब? ट्रू ओनर को। इसको क्या बोलेगी? इसको बोलेगी जाओ जिससे खरीदा ना उसको ढूंढो। यहाँ पे कानूनी नुक्ता बता दूं, शायद आपके काम आ जाए, खासतौर पर मेरी बहनों के काम आ जाए। ये जो मैंने बताया ना कि जिसका टाइटल डिफेक्टिव है वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये खास तौर पे प्रॉपर्टीज में एस्टैब्लिश्ड रूल है, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन। छोटी सी एग्जांपल बता दूं, वालिद की डेथ हुई, 3 बच्चे थे, 1 भाई 2 बहनें। भाई ने बहनों को हिस्सा नहीं दिया, इनहेरिटेंस में हिस्सा होता है ना, हिस्सा नहीं दिया, बल्कि अपने नाम जो है कह के लवा के ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी 2 नंबरिया करके, और फिर भाई ने मिस्टर ए को बेच दी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेच दी। अब आगे सारा प्रोसेस पूरा लीगल फॉलो हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बी को बेच, बी ने सी को बेच दी, सी ने डी को बेच दी। फिर वो जो बहनें थे उनके डेथ हो गई फॉर एग्जाम्पल, चले कंसेप्ट को सिंपल रखते हैं, वो जिंदा हैं अभी, वो अदालत में केस कर देते हैं कि जी वालिद की प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा था, भाई ने हिस्सा नहीं दिया, फैसला साबित हो गया बाकी हिस्सा नहीं दिया था। अब इस वक्त प्रॉपर्टी मिस्टर ई के पास है, अदालत क्या करेगी भला? मिस्टर ई से प्रॉपर्टी लेके बहनों को उसका हिस्सा दिया जाएगा। अब मिस्टर ई कल्पेगा, वो चीखेगा, वो क्या कहेगा? डी के पास जाएगा। अदालत कहेगी भैया जिसने तुमसे ये ऐसी प्रॉपर्टी ली है ना, असल में ये तो टाइटल ही डिफेक्टिव था, तो भाई का टाइटल डिफेक्टिव था, उसने 2 नंबर तरीके से ट्रांसफर करवाया। जिसका टाइटल डिफेक्टिव था भाई का, उसने मिस्टर ए को ट्रांसफर किया, तो मिस्टर ए के पास भी टाइटल क्या पहुंचा? डिफेक्टिव। और ए से बी के पास भी टाइटल क्या? 10 जगहों पे भी प्रॉपर्टी बिक चुकी हो ना, लेकिन ओरिजिनल उसका टाइटल डिफेक्टिव था, तो याद रखे एंड तक उसका टाइटल डिफेक्टिव ही चलेगा, बिकने से फर्क नहीं पड़ेगा।
इसीलिए ये जिससे प्रॉपर्टी आप जिंदगी में कभी लेना, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का फैसला होता है, सारी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। ये देख लें, क्या देख लें कि टाइटल गुड है कि नहीं, और जिससे लिया जा रहा है उसने वाकई अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में उसने खरीदा नहीं है, इनहेरिटेंस में मिला है, तो बहनों का हिस्सा सारे दूसरे वारिवासन का हिस्सा दे दिया है कि नहीं, ये लाजमी देख लीजिएगा। वरना जहां पे वो डूबेगा ना, वहां पे जो डिफेक्टिव टाइटल खरीदने वाले वो भी डूबे जाएंगे। यहाँ तो सारे डूबेंगे या सारे तरेंगे। सर ये कैसे पता लगता है? हाँ, ये कैसे पता, एक दफा नियत बना ले, पता लगाना है, वो पता चल जाता है। आप जब प्रॉपर्टी डील करते हैं ना, तो आप पिछले जितने भी ओनर्स होते हैं उनसे जो खरीदा होते हैं टाइटल डॉक्यूमेंट बनती है हर एक की, ट्रांसफर डीड, उससे वो लेते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड है सिर्फ जिससे प्रॉपर्टी खरीदी ना, सिर्फ ये देखा जाता है उससे किससे खरीदी। हालांकि उसके पीछे जितनी भी ट्रेल होती है ना, उसकी जितनी दफा प्रॉपर्टी बिकती है उसकी ट्रांसफर फाइल बनती है। अगर 10 दफा प्रॉपर्टी बिकी है ना, उसकी 10 ट्रांसफर फाइल होंगी। असूली तौर पे आपके पास सारी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली नहीं होती, लेकिन कम से कम आप ये देख लें कि इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी ना हो पीछे। और जो LDA का रिकॉर्ड होता है ना, उसमें सारा कच्चा चट्टा होता है, उसमें पिछले 200 साल दादा पर दादा, उससे पीछे जो सबका रिकॉर्ड होता है कि प्रॉपर्टी किधर से किधर, वहां से पता चल जाता है। ठीक है, तो बहरहाल ये जो प्रॉपर्टी, तो कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहा था कि जिसका टाइटल डिफेक्टिव होगा वो आगे भी टाइटल, लेकिन ये रूल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है ये कल बताऊंगा। क्या कि टाइटल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में रूल क्या है कि होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा। होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, यानी फर्ज कीजिए अगर मैंने चोरी का इंस्ट्रूमेंट ले लिया तो मैं होल्डर बन गया। मेरा टाइटल डिफेक्टिव है कि गुड है? मैंने इनको इंस्ट्रूमेंट दे दिया, बदले में चीजें ले ली, कंसीडरेशन ले ली, इनको नहीं पता इंस्ट्रूमेंट चोरी का है। तो बताइए, अब मैंने इनको टाइटल ट्रांसफर कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया, मेरा टाइटल डिफेक्टिव था। जनरल रूल है जिसका टाइटल डिफेक्टिव हो वो आगे डिफेक्टिव टाइटल ही देगा, गुड टाइटल नहीं देगा। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या रूल है कि जिसका टाइटल डिफेक्टिव है अगर दूसरे को ट्रांसफर हुआ तो दूसरे का टाइटल क्या होगा? गुड होगा। लेकिन शर्त है क्या? इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन लिया हो। इन गुड फेथ का मतलब क्या है? उसको वो इनोसेंट हो। फॉर कंसीडरेशन का मतलब है मुफ्त में ना लिया हो। हाँ, ये टेक्निकल होगी ना डिस्कशन, कोई बात नहीं। आज घर जाके सारा कुछ भी भूल जाए, फिक्र कोई नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दे, चंद अल्फाज आपके सामने बोलने लगा हूं, आपको ये अल्फाज अजीबो गरीब तो नहीं लग रहे? अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अजीबो गरीब तो नहीं लग रहा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेरर इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएशन, डिलीवरी, एंडोर्समेंट, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। ये भी समझ आ रही है? बस बाकी कुछ भी समझ नहीं आया चलेगा, बस ये अल्फाज आपने ज़हन में रखने हैं। बाकी अल्फाज भी भूल गए ना कल तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सारा दोबारा पढ़ना है। कल आपको बताना है होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। जो जेन्युइन ओनर होता है उसको क्या बोलते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो ऐसा होल्डर हो जिसका टाइटल गुड हो उसे क्या बोलते हैं? होल्डर इन ड्यू। और वो होल्डर जिसका टाइटल डिफेक्टिव हो उसे क्या बोलते हैं? होल्डर नॉट इन ड्यू कोर्स। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से जिस होल्डर का टाइटल इंस्ट्रूमेंट, होल्डर किसे कहते हैं? जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट अगर इनका है और हक सच इनका है तो इनको क्या बोलेंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैंने इंस्ट्रूमेंट चोरी कर लिया, मुझे क्या कहेगा ला? होल्डर नॉट इन ड्यू कोर्स। और अगर मैंने आगे इन भाईजान को ट्रांसफर कर दिया, इन्होंने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन लिया, तो ये क्या बन गए? होल्डर। और अगर इन्होंने इन गुड फेथ नहीं लिया तो ये भी होल्डर नॉट इन ड्यू कोर्स। भाई बात समझ आ रही है? हाँ, शाबाश। कल तक भूल जाएगी, कल फिर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन कल जल्दी 15 मिनट में हम आगे चलेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।